कश्मीर में एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग हो रही है। न सिर्फ हिंदू और सिख को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि आतंकियों की फहरिस्त में वो गैर कश्मीरी भी हैं जो आतंकियों को सूट नहीं करते, और साथ ही वो कश्मीरी भी हैं जिन्हें आतंक का एजेंडा नहीं सुहाता। एक तरफ कश्मीर में गैर कश्मीरी और उनमें भी हिंदुओं और सिखों की टारगेटेड किलिंग, दूसरी तरफ बांग्लादेश में पहले दुर्गा पंडालों पर फिर इस्कॉन पर हमला। ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं या फिर ये कोई साझा एजेंडा है? इस बार हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाली पार्टी ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने सवाल उठाया है कि इसके पीछे पूरे दक्षिण एशिया में क्या इस्लामिस्ट एजेंडा है। अब तक कश्मीर को काबुल बनाने की साजिश के सबूत दिखाई देते थे, लेकिन क्या ये साजिश उससे भी बड़ी? काबुल बनाने की साजिश में क्या श्रीनगर से ढाका तक आता है? हमारी बहस इन्हीं सवालों के साथ है कि हिंदुओं की हत्या का इस्लामिक एजेंडा है, गैर कश्मीरियों से क्या 370 हटाए जाने का बदला लिया जा रहा है, श्रीनगर टू ढाका इस्लामिक आतंक, क्योंकि हमने आपको बताया बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ दुर्गा पंडालों पर। और सवाल सियासत से भी है, क्योंकि जब टारगेटेड किलिंग की बात की जाती है, जब सॉफ्ट किलिंग की बात की जाती है, तो एक संवेदनशीलता की उम्मीद की जाती है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? सियासत। तो टारगेटेड किलिंग में भी सियासत। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं। पीडीपी का पक्ष रखने के लिए मास्टर तसादुक हुसैन हमारे साथ हैं। नीलोफर मसूद एनसी का पक्ष रखने के लिए, गजेंद्र साखला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन मेरा पहला सवाल मास्टर तसादुक हुसैन आपसे है, और मेरा पहला सवाल ये है, महबूबा मुफ्ती ट्वीट करती हैं, लेकिन जो एक लाइन है उनकी, एक सेंटेंस है, उस पर मुझे क्लैरिटी चाहिए आपसे, और वो क्लैरिटी ये चाहिए, वो लिखती हैं, ट्वीट करती हैं, वन वंडर्स व्हाट विल इट टेक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रियलाइज that its policies have been a monumental failure in J&K and at what cost। एक लाइन ये, और दूसरा जो उनका पहला ट्वीट आया वो ये था, strongly condemn today's attack on a street vendor who sadly succumbed। Such unfortunate incidents only reinforce the immediate need to reach out to the people of J&K by initiating a constructive dialogue। एक लाइन में संवेदना और उसके बाद पॉलिटिकल एजेंडा। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो कहती हैं ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं, ये इमीडिएट नीड टू रीच आउट टू द पीपल ऑफ J&K तक वो कैसे पहुंची हैं? क्या उनको समझ में आ रहा है कि आतंकी कौन है? क्या कहना चाह रही है वो? मास्टर तसादुक हुसैन, मुझे पूछा जा रहा है। जी जी आप ही से पूछ रहे सर, महबूबा मुफ्ती की ट्वीट को लेकर सवाल है। नहीं, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी मुझे आवाज आ रही है सर, आप बात रखें। हाँ ठीक है मैडम, ये इस मुल्क का जो हुकूमत है वो किसी एक जमात की नहीं, जब बन गई तो सबकी है। ये हुकूमत का काम है किसी रियासत में, किसी मरकज के इलाके में अमन कायम करना और लोगों की जरूरियात जिंदगी को पूरा करना। तो जब से ये हमारे मरकज की हुकूमत है, इस हुकूमत ने आज तक ना लोगों की परवाह की है, ना मुल्क के आइन की परवाह की है, और ना किसी के मजहब की परवाह की है, ना किसी का तकद्दस रखा है। इन्होंने बाकी छोड़ा क्या है? महबूबा मुफ्ती क्या बोले और क्या छोड़ दे, अच्छा, आपको ये मजहब तो की हमारे परवाह तो चाहिए? हाथ में कुछ है नहीं सर आपको मजहब की परवाह चाहिए? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, मजहब हमारे की हाथ परवाह में चाहिए एक है, आपको? हम मजहब की परवाह हिंदुस्तान के चाहिए? साथ रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान में सर रहना अमन चाहते हैं का क्या हैं मतलब है सर? और जम्मू अमन कश्मीर के भारत का बाद अभिन्न तरक्की अंग है। आएगी। कैसी बात कर रहे हैं तसद्दुक साहब? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कहाँ है सर। अभिन्न अंग? ये कहाँ से आप लाइनें लेकर आए हैं? किसने बनाया? ये कैसे कैसे कैसी लाइनें का मैं इस्तेमाल कहता आप हूँ, कर रहे हैं? किसने आपको क्लैरिटी बनाया? नहीं है सर? पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हमने है ना? हलाक किया था, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है। पहले मैंने हमने आपसे सवाल हलाक क्या किया पूछा? था। पहले मैंने आपसे सवाल क्या 370 के पूछा? तहत वो तोड़ गया। आप सर मैंने हमको आपसे जो किसी सवाल खाते पूछा में उसका नहीं जवाब है। दीजिए आप मुझे। महबूबा मुफ्ती ने हम एक किस लाइन में खाता में? संवेदना व्यक्त की। सर सरकार से मैं सवाल पूछूंगी, उसके लिए राजीव जेटली बैठे हैं। मैं डिफेंस को लेकर सवाल पूछूंगी, उसके लिए भी डिफेंस एक्सपर्ट है। मैं आपकी पार्टी की सियासत को लेकर आपसे सवाल पूछूंगी सर। आप ध्यान से सुनिए और मुझे जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए, महबूबा मुफ्ती को क्या पता है आतंकी कौन है, या वो कश्मीरियों को बदनाम कर रही हैं?
उनको कैसे पता है? वो ये कैसे कहती है कि एकदम रीच आउट कीजिए टू द पीपल ऑफ JNK? कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की बात करती हैं। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग तो हुआ था, दिल्ली में कुछ और बोल रही थी, श्रीनगर जाते ही बोल बदल गए। देखिए, ये मरकजी हुकूमत को पता है कि मिलिटेंट कौन है, कौन क्या कर रहा है। ये सारी ताकत उनके हाथ में है, ना महबूबा मुफ्ती के हाथ में है, ना किसी दूसरे आदमी के हाथ में है। ये मरकजी हुकूमत के हाथ में है। किसके हाथ में ताकत? मिलिटेंट के हाथ में ताकत है आपके हिसाब से? ये मोदी के हाथ में है। जो इस वक्त मुल्क का वजीर आजम है उसके हाथ में है। सर मुझे आप ये बताइए, वजीर आजम के हाथ में है ना सर? ठीक है, वो बताए। आप ये बताइए, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर के लिए कब लिखेंगी महबूबा मुफ्ती? भाई क्यों लाया तुमने पाकिस्तान का टेरर? ये तो मोदी को रोकना चाहिए था। तो सपोर्ट करेंगी टेररिस्ट को? ये आवाम को नहीं रोकना। ये नहीं, तो सपोर्ट करेंगी? इस तरह की बातें करके टेररिस्ट को सपोर्ट देंगी? जिम्मेदार मोदी हैं। नहीं, इस तरह की बातें करके टेररिस्ट को सपोर्ट देंगी, जस्टिफाई करेंगी इन किलिंग्स को? मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही है कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मुल्क की हुकूमत कोई भी हो, वजीर आजम कोई भी हो, छोटा हो के बड़ा हो, उसको अपनी आवाम का, अपने मुल्क का, अपने वो सब पता होना चाहिए। उसको पता है कि कौन किस मुश्किल में, कौन किस में, किसके साथ उसका वो किस बात की महबूबा मुफ्ती को लेकर सवाल। आप बात करें नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के लिए जवाब देंगे ना राजीव जेटली? सरकार के लिए जवाब देंगे? आप अपनी नेता की पॉलिटिक्स पर जवाब दीजिए ना। सोच लीजिए सर, जवाब क्या देना है आप सोच लीजिए। जल्दी से कॉमेंट निलोफर का, जल्दी से कॉमेंट निलोफर मसूद आपका, उसके बाद राजीव जेटली, प्लीज जल्दी जल्दी। भाई आपकी पार्टी के नेता संवेदना व्यक्त करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है इसके खिलाफ कब बोलेंगे? देखिए आदित्य जी, जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बना था 1947 में, वो कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए बना था। तो ये जो अरेंजमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंसली स्टेट ऑफ JNK के साथ, ये चलता रहा 5 अगस्त 2019 तक। तो आपको ये पता है कि कोई कॉन्सेंट जो था वो लोगों का नहीं था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए था? कम से कम ये था कि जो कॉन्सेंट उन्होंने बाय फोर्स किसी से हासिल तो नहीं की, बट लेकिन अपना जो डिसीजन था उन्होंने बाय फोर्स इंप्लीमेंट कराया। आप चली गई जरूरी में, आप चली गई फोर्स पर। आप पहले क्लैरिटी तो हासिल कीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए। कभी आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर चली जाती है, थोड़ी देर में आप आर्टिकल 370 पर चली जाएंगी, फिर आपको आर्टिकल 35 याद आ जाएगा। मैम तीनों बातें एक साथ नहीं होंगी, तीनों बातें एक साथ नहीं होंगी। अभी अपने दर्शकों को बता देते हैं, पुंछ में एक बार फिर से आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई है। सुरक्षा बलों ने भटा धुड़िया इलाका, वहां पर आतंकियों को कॉर्नर किया हुआ है, उन्हें घेरा हुआ है। और इस बीच आपको यह भी बता दें, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में फायरिंग हो रही है। ये फायरिंग हो रही है, फिर से मुठभेड़ है। और भटा धुड़िया इलाका ये, जहां पर आतंकियों को कॉर्नर किया हुआ है भारतीय फोर्सेस ने। निलोफर मसूद जल्दी से बात पूरी करें। कुछ ही देर पहले जो है वो, अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स है उनकी वजह से है। जो जम्मू कश्मीर है, दिस इज द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द होल वर्ल्ड। यहाँ पर 8 लाख के करीब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है। आप मुझे बताइए, ये लैप्स नहीं है तो और क्या है? मैम ये जो 8 लाख के सिक्योरिटी फोर्सेस आपने कोट किया, कहां से किया मैम? इस डेटा का सोर्स क्या है? आप देख लीजिए ना सोर्स क्या है। जो जम्मू कश्मीर है, आपका दावा है, आपका दावा है मैम। क्या आपकी क्लेम नहीं? नहीं, आपका दावा है, आप मुझे सोर्स बताइए। आप लोग ये जो लाइन बोलते हैं, इतने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इतने सिक्योरिटी फोर्सेस, आप मुझे बताइए, आप कहीं से लेकर आते होंगे ना ये आंकड़े? आपको क्वेश्चन करना चाहिए उन लोगों से जिनकी लैप्स की वजह से आज टारगेट किलिंग हो रही है। वी आर बीइंग पुश्ड टू द 1990s। आप वो माहौल देख लीजिए, फिर से आ रहे हैं। कौन कर रहा है टारगेटिंग के लिए? बोलेंगे आप पाकिस्तान के खिलाफ? बोलेंगे आप पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ? मैम बोलेंगे आप? हम तो इन हालातों से जूझ रहे हैं जो 1990s में थे, वैसे ही हालात है। मैम आप ये बोलिए, पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगी आप? पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ आप बोलेंगी? आप नहीं बोलेंगी? हर साइड से आप नहीं बोलेंगी? दहशत है, चाहे वो बस आप दहशत, डर और अपने नेताओं के स्टेटमेंट पर भी नहीं बोलेंगी जिन्होंने इक्वल रोल प्ले किया इस तरह के हालात में, जो लगातार ये फियर क्रिएट करते रहे वहां पर लोकल्स में कि डेमोग्राफी चेंज की जा रही है।
उस पर भी नहीं बोलेंगे आप? मैम जिम्मेदार तो सरकार को ही रखते हैं। मैम सरकार की जिम्मेदारी से कोई इंकार नहीं कर रहा, लेकिन विपक्ष की भी कोई जिम्मेदारी तो होती होगी मैम। जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं जिनसे टेररिस्ट को एक तरीका उनके एक्ट को जस्टिफिकेशन किया जाता है, टेररिज्म का जस्टिफिकेशन ऑफर होता है, जब सेलेक्टिव चुप्पी देखने को मिलती है, जब एक लाइन संवेदना की होती है, तब सवाल उठते हैं आपकी सियासत पर। राजीव जेटली, जवाब आपको देना है सर, जवाब आपको भी देना है। मैं समझता हूं ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं, और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सर, अभी एनएसए की टॉक्स होने वाली है नेक्स्ट नवंबर में, तो वहाँ क्या होने वाली है? एनएसए टॉक्स हो रही है, पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। अगर यहाँ के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के साथ बात करने को कह रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अदरवाइज लेती है। अभी खुद जो है एनएसए के जो है इनवाइट किया गया है पाकिस्तान को, कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कोई भी रास्ता दोस्ती की तरफ ले जाए वो अच्छा है, और हमें अल्लाह से ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम दोनों मुल्कों में एक दोस्ती हो, एक हम-आहंगी हो, कि हम लोग आराम से जिंदा रह सकें। सर, पाकिस्तान के साथ अभी क्रिकेट मैच होना चाहिए क्योंकि अभी हालात खराब हो रहे हैं सर। तो फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, पहली बात तो उन्होंने वही कही जो महबूबा मुफ्ती के ट्वीट को लेकर मैंने भी सवाल उठाया। वो कह रहे हैं कि ये कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश है, कश्मीरियों का इसमें हाथ नहीं है। पता नहीं उन्हें ये क्यों कहना पड़ा कि कश्मीरियों का इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि जब आप ये लाइन इस्तेमाल करते हैं तब आप कश्मीरियों को खुद ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही पाकिस्तान से दोस्ती की बात। राजीव जेटली, दो सवाल है सर। एक तो फारूक अब्दुल्ला कह रहे पाकिस्तान से दोस्ती, जो कि मुझे समझ नहीं आता। एक तरफ आप इस तरह की घटनाओं की निंदा करते हैं, पर खैर शायद सिर्फ निंदा करना ही मकसद है, और दूसरी लाइन में आपको दोस्ती याद आ जाती है। किससे दोस्ती? उससे दोस्ती जो टेरर को स्पॉन्सर करता है आपके यहाँ, जो आपको चैन से नहीं जीने देता, जो आपके बच्चों के हाथ में गन पकड़ाता है, उससे दोस्ती की बात। लेकिन सर उससे पहले आपको जवाब देना है ये जो हो रहा है जम्मू कश्मीर में इस वक्त। देखिए, आज फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बहुत क्लियर कर दिया, मुझे लगता है अब कोई संशय ही नहीं रह गया। उन्होंने कहा इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हमने कब कहा कि आपका हाथ है? हमने कब कहा कि आप लोग इसमें सम्मिलित हैं? हमने तो कहा कि आप लोग समर्थन देते हैं उन लोगों को जिन लोगों का हाथ इसके अंदर सीधा सीधा है। देखिए, मक्खनलाल बांगरू साहब पूरे कश्मीर के अंदर सबसे चहेते माने जाते थे। अगर कश्मीरी, जो आम कश्मीरी मक्खनलाल बांगरू साहब से प्यार करता था, क्या वो उसकी हत्या कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उसकी हत्या वो कर सकता है जिनको कहीं ना कहीं राजनीतिक समर्थन है। उनकी हत्या वो कर सकता है जिनको कहीं ना कहीं पैसा और हथियार मिलते हैं। उनकी हत्या वो कर सकता है जो उनके मनोबल को बढ़ाता है। तो मक्खनलाल बांगरू साहब की हत्या का अगर कोई आरोपी है तो वो कहां बैठा है? वो कश्मीर में ही बैठा है। आप बताइए, खमचे वाला, एक गोलगप्पे वाला, एक महिला सिख प्रिंसिपल, एक टीचर, इन लोगों की हत्या किसने करी होगी? किसने करी होगी? कहां से आए हैं वो लोग? और कौन लोग होते हैं जब वो आर्मी के साथ एनकाउंटर में मारे जाते हैं, उसके बाद जब स्टेटमेंट आती है, वो निंदा की नहीं आती है, वो स्टेटमेंट आती है कि कश्मीरी बच्चों के ऊपर हमला हो रहा है। अरे आप उसको आतंकवादी क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों नहीं कहते वो आतंकवादी है? आपने क्यों सारे कश्मीरियों को बदनाम कर दिया? केवल अपनी दुकान चलाने के लिए। सवाल है आपकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर सर, आपकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल है। अक्टूबर 2 से 8 सिविलियंस की किलिंग हुई है, जिसमें से 5 जो हैं वो अल्पसंख्यक। बिल्कुल, ये बड़ी दुख की बात है कि 5 अल्पसंख्यक हैं। अरे मैं कहता हूं अल्पसंख्यक क्यों, वो कश्मीरी ही क्यों ना हो। सर तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है सर? एक टैक्सी मैं आपको बता रहा हूं। विपक्ष की तरह बात मत कीजिए ना सर। एक सेकंड, मेरी पूरी बात होने दीजिए। वो टैक्सी यूनियन के लीडर क्यों ना हो? अरे कोई भी आदमी जो कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई भी आदमी जो कश्मीर की तरक्की में अपना योगदान देना चाहता है, कोई आदमी अगर चाहता है मैं कश्मीर के अंदर बच्चों को पढ़ा करके उनके हाथ से पत्थर और हथियार छीन लूं ताकि वो मुख्य धारा के साथ जुड़ सके, उनकी खिलाफत क्यों की जाती है? कोई भी आदमी ये चाहता है कि कश्मीर में आज अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अरे मैं बिल्कुल है, हमारी ही अकाउंटेबिलिटी है। और हमारी अकाउंटेबिलिटी जैसे ही पूरी होती है उस वक्त सभी के सभी बिल में से निकलते हैं और मातम मनाने लगते हैं। जब आर्मी सरकार को आदेश देती है कि सफाया करो आतंकवादियों का, और आतंकवादियों का सफाया होना शुरू होता है, तब पहली स्टेटमेंट किसकी आती है? महबूबा मुफ्ती जी की आती है।
उमर अब्दुल्ला जी की आती है, फारूक अब्दुल्ला जी की आती है, ये सब लोग और तो सर आपका एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर एक्शन ले रहा है ना, आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले रहा है और आप यहाँ पे स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं सर। अगर आपको उनके स्टेटमेंट से इतनी प्रॉब्लम है सर, अगर आपको उनके स्टेटमेंट से इतनी प्रॉब्लम है, लीजिए आप एक्शन। क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? लिया, सिर्फ स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे सर? अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इतनी है? नहीं, बिल्कुल लिया, हम ही ने लिया, हम ही ने खिलाफ इनके कार्रवाई करी थी। और आपको पता होना चाहिए उसके ऊपर गुप्त अलायंस हमारे ऊपर किस तरीके से वो आपने देखा उनकी मीटिंगें हुई कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। अरे जब भी आतंकवादी मरता है कहते हैं डेमोक्रेसी मर गई, जब भी आतंकवादी को गोली लगती है कहते हैं लोकतंत्र को गोली लग गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। आतंकवाद और लोकतंत्र को एक साथ जोड़ के जब चलते हैं, आतंकवाद और लोकतंत्र को एक ही परिभाषा दे रखी है इन लोगों ने। रिस्पांसिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी, आपके वादे, उनकी बात करिए। वापस आपको फ्लोर दूंगी। गजेंद्र सिंह साखला, जो आतंकियों को सपोर्ट करें, जो आतंकियों के हमदर्द हो, उनका इलाज क्या? आज मैं आपसे पूछती हूँ। नहीं, पहली बात तो ये है, आतंकियों को सपोर्ट कर कौन रहा है? सब ये कह रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल गलत है, इनको तत्काल प्रभाव से रोकी जानी चाहिए, जो इसके अंदर शामिल है उनको उठा के जेलों में डालो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। पर आज केंद्र की सरकार 7.5 साल से राहुल गांधी जी से पूछ कर नहीं आते हैं क्या? राहुल गांधी जी ये बात कर रहे हैं जो आप लोग कर रहे हैं। ये प्रवक्ता राहुल गांधी की अलग स्टेटमेंट कैसे होती है? नहीं आदित्य राहुल गांधी जी की लाइन है, कांग्रेस की लाइन है, उनके प्रवक्ता को समर्थन करते हैं, वो तो आतंकवादियों को। राजीव जी बोले मैं बिल्कुल मैं कभी बीच में किसी के नहीं टोकता। आपको वापस छोड़ दूंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा सर, आप काउंटर कर लीजिएगा। प्लीज टेक हिज रिस्पांस, प्लीज सर, प्लीज टेक हिज। आप लोगों का तो 7.5 साल से पेशा ही यही है। आप अभी भाषण में नेहरू जी को भूल गए, नहीं तो कहते नेहरू जी ये कहते हैं इंदिरा जी की वजह से नहीं हुआ, कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ, राहुल गांधी ये कर रहे हैं, सोनिया गांधी ये कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ये कर रहे हैं। अरे यार तुम तो कुछ करो, 7.5 साल मिल गए। मैंने आपसे कुछ कहा, कुछ करो। मैंने आपसे कहा कि जो कांग्रेस की लाइन आतंकवादियों को लेकर है, कर दिया? आप प्रवक्ता होने के नाते वो लाइन क्यों नहीं बोलते हैं? आप देश की जनता को गुमराह क्यों करते हैं? मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। 7.5 साल राहुल गांधी जी लश्कर तैयबा को खतरनाक नहीं बताते हैं। तुम वो कहते हैं लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक तो वो आदमी है जिसको जो कश्मीर के अंदर मारा जा रहा है, वो खमचे वाला खतरनाक है, वो टीचर खतरनाक है, उससे ज्यादा खतरनाक वो है जो सत्ता में बैठ करके उनको सत्ता में बैठ करके उनके मरने का तमाशा देख रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है। राजेंद्र सिंह साखला जी, आपका ओजस्वी भाषण अगर पूरा हो गया हो सर, सर सुन लीजिए। अरे आराम से सर, आराम से। अगर आपका ओजस्वी भाषण पूरा हो गया हो तो जरा सुन ले। ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। साखला जी सुनिए सर। गजेंद्र साखला जी, मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं? मनीष तिवारी किस पार्टी के हैं? पहले ये बताइए, मनीष तिवारी किस पार्टी के? मनीष तिवारी से पूछिए। नहीं, मनीष तिवारी किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? मनीष तिवारी से पूछिए जो मनीष तिवारी का है। मैं कांग्रेस। मनीष तिवारी किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? आप कह रहे हैं मनीष तिवारी का कोई रसूख नहीं, कोई ओहदा नहीं, कोई स्टेटस नहीं है, वो आपकी पार्टी के नेता नहीं है। आप इस तरह से बात कर रहे हैं, आप इस तरह से बात कर रहे हैं मनीष तिवारी के बारे में, इस तरह से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं है और आपको सूट नहीं करता। लेकिन वो सवाल मैं उठाऊंगी, क्योंकि मनीष तिवारी कह रहे हैं इज देयर अ लिंक बिटवीन killing of non-Muslims in Kashmir, Hindus in Bangladesh, and massive infiltration in Poonch, leaving 9 Jawans dead. Perhaps so, a larger pan-Islamist agenda is at work in South Asia. और साथ ही कपिल सिब्बल का ट्वीट भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, और ये सरकार कपिल सिब्बल का ट्वीट भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक सेकेंड सर, जवाब देना है आपको, सर जवाब देना है आपको इन ट्वीट्स को लेकर, जवाब देना है। अनुभवों के साथ इस लड़ाई को लड़े, ये हमारा सजेशन है। क्या सजेशन है सर? अब हमारा सजेशन ये है कि बहुत लंबे समय तक राजनीतिक दलों ने नेतृत्व किया है, उनकी राय लेवे और इस लड़ाई को हम कैसे लड़े, सबकी राय लेकर के इस लड़ाई को लड़े। तो राय वो अकेले अपने आप को सक्षम समझते हैं। आप कहां सजेशन दे रहे हैं? आपके सुझाव कहां है सर? आपके सुझाव कहां है? वो एक बार फिर से ले कपिल सिब्बल का ट्वीट प्लीज। आप कहां पर आप तो ताना मार रहे हैं, आप तो ताना मार रहे हैं मोहन भागवत को। आप तो अपनी पार्टी के नेता की नहीं सुन रहे सर,
कौन सुझाव नहीं देगा? गजेंद्र साकला जी, आप तो अपनी पार्टी के नेता की नहीं सुन रहे। कहाँ है आरएसएस जिसने कहा था 3 दिन में? एक बार फिर से लेकर आए। हंसी खेल नहीं है। नहीं, मैं आपको पूरा ट्वीट पढ़कर सुनाऊंगी साहब। कहाँ है आरएसएस? फुल स्क्रीन ले आए। कहाँ है आरएसएस जिसने कहा था 3 दिन में सीमा पर जाकर रक्षा कर सकते हैं? ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए। कहाँ है आरएसएस जिसने कहा था 3 दिन में सीमा पर जाकर रक्षा कर सकते हैं? भागवत जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। कहीं है तो उस पर खरा उतरे। ये कौन कह रहे हैं? कपिल सिब्बल, आपकी पार्टी के नेता हैं सर। जवाब नहीं देंगे आप, मुझे पता है। जवाब है कुछ भी कहे, वो कहे, उनका मत है। तो ठीक है, आप बता दीजिए क्या किसकी सुने? फिर आप ही बता दीजिए किसकी सुने। आप बताइए किसकी सुने। मनीष तिवारी गलत है आपके हिसाब से, कपिल सिब्बल पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए। आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप डिसाइड कर लीजिए। आप डिसाइड कर लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप डिसाइड कर लीजिए। जनरल कुलकर्णी प्लीज, हिज ऑडियो इज डाउन, प्लीज हिज ऑडियो डाउन। सर, 8 दिन और 9 जवानों की शहादत, 9 दिन 9 एनकाउंटर, 13 आतंकियों का खात्मा, और अक्टूबर 2 से 8 सिविलियंस की किलिंग। आपका एक्सपर्ट ओपिनियन? अदिति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये जो इस तरीके से नॉर्मलसी आ रही थी घाटी के अंदर, वो अब पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। यही कारण है कि आईएसआई के इशारों के ऊपर वैली के अंदर हो या केरला में हो, जहां पर भी ये स्लीपर सेल्स के संपर्क में है, मकसद एक है कि किस तरीके से कंफ्यूजन पैदा करना, किस तरीके से फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी करना। और ये जो कोई कह रहा था कि 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो सबके लिए बराबर था, चाहे वो डिफेंस, कम्युनिकेशन, सबके लिए बराबर, इसमें कोई शक नहीं। और वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ भी साइन किया है, नंबर 1। नंबर 2, घाटी के अंदर भी कई एक ऐसे समर्थक हैं जिनके कारण इस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये जो पार्ट टाइम मिलिटेंट्स हैं ये पुलिस के इसमें लिस्टेड नहीं है, तो ये अपने पिस्टल्स के साथ या ग्रेनेड के साथ इस तरह की कार्रवाई करते हैं और ये टारगेट किलिंग्स किसी मकसद से है। मैं बिल्कुल ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अभी उठाया है। आपने कहा पार्ट टाइम टेररिस्ट, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है जिसके बारे में बहुत ज्यादा इस वक्त डिस्कशन हो रहा है और कितना बड़ा चैलेंज है। ये एक चैलेंज है, चुनौती है, क्योंकि लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड नहीं होने के कारण ये मारो और भागो, ये इस हिसाब से रखते, एक को मारो हजारों को डराओ। अभी आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो कार्रवाई हो रही है वो जंगलों में हो रही है, और जो मेन सिटीज के अंदर है वो इस तरह के टारगेट किलिंग हो रही है, जिनके बरखिलाफ ये जो मारने वाला पार्ट टाइम मिलिटेंट है ये जाके आवाम के अंदर मिक्स हो जाता है। अब उसका पता लगाना इतना आसान नहीं होता है। अब हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ह्यूमन इंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए जब तक कश्मीर की आवाम सामने ना आए, क्योंकि ये आफ्टर ऑल ये जो पार्ट टाइम मिलिटेंट है ये मार करके कहां जा रहा है, ये उसी आवाम के अंदर मिल रहा है। आवाम ने खुद आगे आकर के कहना चाहिए कि ये लड़का है जिसने इस तरह की कार्रवाई की, या ये आदमी है जो बाहर से आया है ये इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। अगर आवाम ही कुछ नहीं बोलेगी और अगर हमारे बीच में ही ऐसे गद्दार लोग हैं जो इनका साथ देते हैं, तो इस तरह का आप कितना मर्जी किया आप मिलिटेंट मार सकते हैं। आप 200 से ज्यादा हमने मिलिटेंट मारे हैं, पर ये आतंकी जो सोच है इसको मारना बहुत जरूरी है। और ये सोच जो है ये स्लीपर सेल्स के द्वारा OGW जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं ये सब मिल करके, और आप देख रहे हैं डिबेट के अंदर भी किस तरीके से हम लोगों के बीच में अनबन है। यही अनबन का फायदा ये दुश्मन उठाने की कोशिश कर रहा है। अब आईएसआई को लग रहा है उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली की है, तो हम लोगों की अभी अपनी स्ट्रैटेजी बदली करनी पड़ेगी। यही तो चाहता है पाकिस्तान, यही तो चाहती है आईएसआई। मैं आपको फ्लो दूंगी सर, आपको फ्लो दूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और आपने इस डिबेट का जिक्र किया। तो ये वो लोग हैं, अभी आप ट्वीट भी देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं? महबूबा मुफ्ती कहती हैं कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग कैसे होगा? आप इस डिस्कशन में देख रहे हैं कि किस तरह से तू मैं देखने को मिल रही है। ऐसे होगा कंस्ट्रक्टिव डायलॉग? ये सवाल आपको भी खुद से पूछना चाहिए और देखना चाहिए, इन सियासतदान को देखना चाहिए, नेताओं को देखना चाहिए कि इनकी बातों में कितनी ज्यादा हिपोक्रेसी है। आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। आसिफ रमीज दाऊदी, आपसे जो मेरा सवाल है वो मनीष तिवारी की ट्वीट से जुड़ा सवाल है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूं, जैसा कि वो अपने ट्वीट में कह रहे हैं, वो कहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स का कश्मीर में मारा जाना, हिंदूज का बांग्लादेश में मारा जाना, पुंछ में एक मैसिव इन्फिल्ट्रेशन होना,
क्या ये एक लार्जर पैन इस्लामिस्ट एजेंडा है जो कि इस वक्त साउथ एशिया में काम कर रहा है? आदित्य, सबसे पहले मैं कि जो जिस तरह की थिंग्स हुई है जहां भी हो रही, उसकी मैं कड़ी शब्दों में हूं और मैं सिर्फ इंसानियत और कश्मीर पे की बात, ये जो मनीष कह रहे हैं या साउथ एशिया में जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें कश्मीर का मुद्दा बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है। बल्कि इमरान खान ने तो खुद ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने यूएन तक में कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश करी थी, और ये कश्मीर का ये तो डर था ही ना हिंदुस्तान को हमेशा से कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वहां पे हुकूमत बदलेगी अफगानिस्तान में और हमारा जो एक स्टैंड है टेरर के साथ जीरो टॉलरेंस का, तो कहीं उस जमीन का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान और कश्मीर को कोई टारगेट ना बनाया जाए। आज जो वहां पे मासूमों की हत्या हुई है, चाहे जो सिविलियंस को मारा जा रहा है, खास तौर से अब मैं उस टीचर की भी बात करूं, गोलगप्पे की तो एक अलग बात है, वो टीचर जो लगभग 50 ऐसे ऑर्फन्स का ख्याल रखती थी, उसको कोई मार देता है तो उसका कौन सपोर्ट कर सकता है? दुनिया में कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, यहां तक के इस्लामिक कंट्रीज और इस्लाम को फॉलो करने वाले भी नहीं। जो लोग इस चीज को कर रहे हैं वो यकीनन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं वो हमारे मुल्क को भी टारगेट जो कर रहे हैं ना, वो सिवाय इसके मैं आपसे जो सवाल समझना चाह रही हूँ, जाहिर तौर पर हत्या मानवता के खिलाफ होती है, उसे लेकर कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, वो डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है। मैं आपसे जो एक बड़ा सवाल मनीष तिवारी ने उठाया है वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर से लेके बांग्लादेश टू पुंछ में जो मैसिव इन्फिल्ट्रेशन है, वो कह रहे हैं कि एक बड़ा पैन इस्लामिस्ट एजेंडा है साउथ एशिया में। मैं आपको फ्लो दूंगी इस सवाल के जवाब के लिए। बांग्लादेश में हम हिंदुओं पर जो जाति है उनका जिक्र करें तो उनके खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, वहां की सरकार ने इसे साजिश बताया है। बांग्लादेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बांग्लादेश में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश है और इसमें लिप्त गुनहगारों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि मामले में कई संदिग्धों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। सुनिए जरा। বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে, যেমন নোয়াখালীতে হয়েছে, কালকে রাত্রে ফেনীতে একটু হয়েছে, কক্সবাজারে হয়েছে। এই সবগুলোই ছিল ছোট ছোট ঘটনা, কিন্তু প্রাণহানি ঘটেছে আপনার হাজীগঞ্জে, প্রাণহানি ঘটেছে নোয়াখালীতে। তো আমরা तो साजिश बता रहे हैं बांग्लादेश के गृह मंत्री और साथ ही ये कह रहे हैं कि जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। रमीज दाऊदी, जल्दी से आपसे जो मेरा सवाल है, जो लार्जर पैन इस्लामिस्ट एजेंडा की बात साउथ एशिया में मनीष तिवारी करें, उस पर जल्दी से आपका जवाब। 40 सेकंड्स प्लीज। यकीनन आदित्य, साजिश है और साजिश का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसको पूरा इस्लामिक नहीं, हमारे पड़ोस में जो आप जानते हैं ना, जब हमारी बातें चलती है इसमें किसको फायदा होता है, किसका नुकसान हो रहा है। हमेशा आप देखें कि हिंदुस्तान ने बार बार कोशिशें करी पीस क्रिएट करने की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें हमेशा होती आई हैं और कई मौके पे इसको साबित भी किया गया है। तो इससे आप देखें कि किस तरह से इससे किसका एजेंडा फुलफिल हो रहा है। नाउ लेट मी आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन, आसिफ, रमीज, दाऊदी, क्योंकि मेरे पैनल पर कोई नहीं बोल पाया, आपने बोला, तो ये जो पैन इस्लामिस्ट एजेंडा है साउथ एशिया में, इसके पीछे पाकिस्तान और आईएसआई है। देखें, इसमें कोई शक हो सकता है क्या? कश्मीर के अंदर किसी भी तरह की कोई चीजें जो हो रही है, आज नहीं, वहां की शांति को भंग करने में किसका फायदा हो सकता है? और जो वहां पे हिंदुस्तान हमेशा बार बार पीस प्रोसेसेस को शुरू करता है, तो हमेशा उसको डिरेल कौन करता है? ये तो हिस्ट्री है। ठीक है, लेकिन हमारे कई पैनलिस्ट को ये बात समझ नहीं आती, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल इस तरह से पूछा। तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें, तस्वीरें कोलकाता से हैं, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हुए हैं उसके खिलाफ इस्कॉन टेम्पल, आपको याद होगा अटैक वहां पर हुआ था, उसके बाद ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें कोलकाता से आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं, जो सवाल पूछा जा रहा है इस वक्त, क्या ये एक बड़ा पैन इस्लामिस्ट एजेंडा है? तस्वीरें, एक प्रोटेस्ट करने का तरीका ये भी है,
शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना। किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेरा सवाल मास्टर तसादुक हुसैन साहब आपसे है, ये अभी आपने सुना आसिफ रमीज दाऊदी ने विदाउट मिंसिंग वर्ड साफ तौर पर बताया आतंक कहां से आता है। ये जम्मू कश्मीर के नेताओं को डर क्यों लगता है खुलकर बोलने में? अदिति जी, आप बातें तोड़ मरोड़ के मत बताइए। मैं 2-3 बातें कहता हूं, ज्यादा मैं नहीं इसमें उलझना चाहता हूं। सीधी बताइए आप कि मुल्क की जो हुकूमत है, इस हमारे मुल्क के जमहूरी मुल्क है, इस जमहूरी मुल्क में जो जीत जाता है इलेक्शन में वो सारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए या मंत्री बन जाए, वो किसी पार्टी का नहीं रह जाता, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने 7 वर्षों में आज तक एक भी सच नहीं कहा है। ये झूठ को पलंदे की वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है, रियासतें बर्बाद हो रही हैं, जम्मू कश्मीर बर्बाद कर दिया है। और अब ये तवज्जो हटाने के लिए आप जैसे लोग आगे आ जाते हैं, वो क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ये सारी जिम्मेदारी वक्ती हुकूमत की होती है। वो लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम्स ठीक करें, सिक्योरिटी ठीक करें, बॉर्डर ठीक करें। एक सेकंड मास्टर तसादुक हुसैन, आप जैसे लोग आ जाते हैं तवज्जो हटाने के लिए, आप इसी डिस्कशन में थे, हमारे गले में डालें ये चीजें। एक तो ये आप और हम करना बंद कीजिए सर, एक तो आप और हम करना बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ भी आप और हम नहीं है, हम ही है। नहीं सर, मैं सुन रही हूँ, आप पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाएंगे सर। नहीं सुन लीजिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। सुन लीजिए। नहीं सुनूंगी, आप मुझे धमका के थोड़ी सुनाएंगे। आप मुझ पर अटैक करेंगे, निजी हमले करेंगे और मैं सुनूंगी। अगर आप निजी हमले करेंगे मेरे ऊपर, कुछ भी आरोप लगाएंगे और आप धमकाएंगे मुझे। धमकाइए नहीं मुझे, नहीं धमकाइए नहीं मुझे। और सुनिए मेरी बात, तवज्जो हटाने के लिए आपके हिसाब से, क्योंकि मैं अल्पसंख्यकों की किलिंग की बात यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि मैं सॉफ्ट किलिंग्स की बात यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि महबूबा मुफ्ती की संवेदना एक लाइन में सिमट कर क्यों रह जाती है? वो पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की बात क्यों नहीं कर पाती है? इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की बात होगी तो सीधे तौर पर उंगली उठेगी पाकिस्तान पर, क्योंकि सीधे तौर पर उंगली उठेगी आतंकियों के हमदर्दों पर। इसलिए बात नहीं कर पाती है। और आप यहां पर दावा कर रहे हैं मुझसे, मुझे कह रहे हैं मैं तवज्जो हटाने के लिए बात करती हूं। आप तवज्जो हटाने के लिए बात करते हैं जनाब आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर से, टेरर इंफ्रा से। मुझे जरूरत नहीं है, मैं सरकार से भी सवाल पूछती हूं। और आप अगर इस डिस्कशन में रहे हो तो आपने सुना होगा। और 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, एक तरफ बांग्लादेश में किस तरह हिंदुओं को निशाना बनाया गया और दूसरी तरफ कैसे उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर कोलकाता से तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन मास्टर तसादुक हुसैन साहब, सिलेक्टिव होना बंद कर दीजिए। आप कश्मीरियों का सही मायने में भला चाहते हैं तो प्लीज प्लीज सिलेक्टिव होना बंद कर दीजिए प्लीज। और साथ ही आपको यह भी बता देते हैं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त कोलकाता से, ये तस्वीरें हैं बांग्लादेशी एम्बेसी के बाहर से। बांग्लादेशी एम्बेसी के बाहर से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर ये तस्वीरें हैं। और थोड़ी देर पहले बांग्लादेश के गृह मंत्री द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि ये एक बड़ी साजिश है और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो साजिश के तहत हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, ये बात कही गई बांग्लादेश के गृह मंत्री द्वारा। और साथ ही ये कहा कि उनकी सरकार बहुत जल्द, जरा सुनते हैं वहां पर लोग। बांग्लादेश हाई कमीशन के इंफ्रंट में आके जैसा कि हम जानते हैं कि 9 दिनों से जो साइकिल ऑफ वायलेंस बांग्लादेश में है वो अभी भी नहीं रुका है। फ्राइडे को 2 से 5 बजे के बीच में मृत्यु का तांडव हुआ इस्कॉन मंदिर के अंदर भी। उस दिन 500 से भी अधिक लोग हमारे इस्कॉन नौखाली मंदिर के बाहर आए। पहले दुर्गा पूजा जो मंडप था उसको तोड़ा, दुर्गा देवी के विग्रहों को नष्ट कर दिया। फिर उसमें से 200 जन हमारे मंदिर के अंदर घुस आए और उन्मादी भीड़ ने जिसको भी पाया उसको मारा। एक भक्त का उन्होंने अपहरण भी कर लिया। नेक्स्ट दिन उसकी बॉडी हमको तालाब में तैरती हुई मिली और जितने भी हमारे विग्रह थे उसको उनको तो लोगों में गुस्सा है। गुस्सा आप देख रहे हैं बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी जा रही है। और साथ ही जो बड़ा सवाल है, जो सवाल है लार्ज पैन इस्लामिस्ट एजेंडा को लेकर साउथ एशिया में, वो सवाल भी हम लगातार उठा रहे हैं। नीलूफर मसूद, फारूक साहब को क्यों कहना पड़ा कि इसमें कश्मीरियों का हाथ नहीं है?
आदित्य जी, पहले मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि अभी राजीव जी ने जो नाम लिया मक्खनलाल बिंद्रू जी का, वो मक्खनलाल बांगरू नहीं है। उनको पता होना चाहिए जिनकी डेथ हो गई है वो मक्खनलाल बिंद्रू है। और साथ उनको करेक्ट करना चाहूंगी, जो ये टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, टैक्सी प्रेसिडेंट नहीं थे बल्कि सोमो यूनियन के प्रेसिडेंट थे। जिस राजीव जी को यह नहीं पता कि किसको मारा गया, तो वो हमें बताएंगे कि कश्मीर में क्या चल रहा है। दूसरी बात, अहम बात मैं यहाँ करना चाहूंगी, 1989 से लेकर 2004 तक बात आप कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कश्मीरियों का हाथ नहीं है, फारूक साहब ने क्यों कहा? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दीजिए मुझे। मैं उसी का सीधा जवाब दे रही हूँ। जी दीजिए। 1989 से लेकर 2004 तक जो आंकड़े हमारे पास है, जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेशन असेंबली में कहा गया, जब बशार बुखारी करना चाहता हूँ, ये डिबेट को खराब करने के लिए आपने इनको मौका दिया। आप इनको बोलिए मेरी डिबेट रिपीट करके देखें, केवल नाम के ऊपर ही आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, नाम के लिए नहीं मैंने सवाल पूछा उनसे, प्लीज सर एक सेकंड रुक जाइए। राजीव जी काउंटर कर लीजिएगा सर, काउंटर कर लीजिएगा। पंडित भाई की टारगेट किलिंग हुई, उसके एवज में अगर आप मुस्लिमों को देखेंगे, इट इज इन बिटवीन 1,90,000 से लेकर 1 लाख के बीच में। अच्छा मैडम, तो कितने अगर कश्मीरी पंडित बचे 90 के बाद वहां पर? गुड दैट यू ब्रॉट दिस अप, गुड दैट यू ब्रॉट दिस अप, वेरी गुड, अच्छा हुआ आप आ गए इस नैरेटिव पर। मुझे बताइए कितने कश्मीरी पंडित बचे उस पलायन के बाद, और कितने कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ? आपने 1989 का जिक्र किया, कितने कश्मीरी पंडित बचे बताइए मुझे। मैं वही बोलती, जब 1950s हुआ, जब बिग लैंडेड एबॉलिशन, आप आ जाइए ना प्लीज, आप वर्तमान में आ जाइए। आप 1947 चली जाएंगी, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 89 जाएंगी, फिर आपसे काउंटर क्वेश्चन होगा तो फिर आप 50s में चली जाएंगी। प्लीज मैम, कम टू द पॉइंट, प्लीज कम टू द पॉइंट। वो जम्मू कश्मीर में रहे सिर्फ 5%, उसमें से भी 4,000 लोग यहाँ पर रहे, उनमें से कोई ऐसी 15 साल 2004 से इनसे केवल इतना प्रश्न पूछिए कि आप उन्हें आतंकवादी मानते हैं? क्या आप कहते हैं उनका आर्मी को सफाया करना चाहिए? इस बात का जवाब दीजिए। आप ये बताइए, क्या वो आतंकवादी है या नहीं है? इधर उधर की बात मत करिए, ये टाइम पास मत करिए, ये टाइम पास करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। आप ये बताइए, क्या वो सिख महिला को मारने वाले, क्या हिंदुओं को मारने वाले, गरीब व्यक्ति को मारने वाले आतंकवादी है कि नहीं है आपकी नजर में? वो आतंकवादी है कि नहीं है आपकी नजर में? वो फारूक अब्दुल्ला साहब की नजर में आतंकवादी है कि नहीं है? क्या आप उन्हें आतंकवादी कहते हैं? क्या आप बोलते हैं कि उनका सफाया होना चाहिए? नीलोफर मसूद आवाज आ रही है, ठीक है सर। समर्थन किस बात का? ठीक नीलोफर मसूद किस बात का? तो ये समर्थन किस लोगों को? ठीक, नीलोफर मसूद। नीलोफर मसूद आवाज आ रही है? 15 साल में किसी पंडित की डेथ नहीं हुई यहाँ पर। आप किसी रिलीजन को, किसी टेररिज्म के साथ नहीं जोड़िए। क्या आर्मी को ऐसे लोगों का सफाया करना चाहिए जिनके हाथ में बंदूक है? क्या न करना चाहिए? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बात कहती है? इस बात को कम से कम कबूल तो कीजिए, हाँ वो आतंकवादी है। ये तो कबूल कीजिए वो आतंकवादी है। पीस आएगा, आप तो कहते थे डेवलपमेंट आएगी। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं? नीलोफर मसूद, नीलोफर मसूद, नीलोफर मसूद, सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए। पहली बात, आप लगातार गोल पोस्ट चेंज कर रही है। फारूक साहब को क्यों कहना पड़ा कि कश्मीरियों का हाथ नहीं है? मुझे 20 सेकंड्स में सवाल का जवाब दीजिए मैम। बदनाम कर रहे हैं कश्मीरियों को, आम कश्मीरियों को बदनाम कर रहे हैं सियासत चमकाने के लिए। मिलिटेंसी थी 2004 से 2016 तक, किसी एक पंडित को नहीं मारा गया। मैडम, एक पंडित को आप किलिंग के लिए जस्टिफिकेशन दे रही हैं, और आपको इस बात पर शर्म आनी चाहिए। आपको इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि आप किलिंग के लिए जस्टिफिकेशन दे रही हैं। मैडम, आप किलिंग के लिए जस्टिफिकेशन दे रही हैं। किलिंग के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। और आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि फारूक साहब ने क्यों कहा कि इसमें कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्यों लेकर आए वो कश्मीरियों को इसमें? क्यों लेकर आए वो? राजीव जेटली, क्लोजिंग कमेंट आपका। मैडम, आपका आप एक्सपोज हो गई मैम, आप एक्सपोज हो गई, आप एक्सपोज हो गई। थोड़ी देर पहले आप गिना रही थी इतने मुस्लिम मर गए, फिर मैंने आपसे पूछा कितने पंडित बचे 90 के बाद, कोई जवाब आपके पास नहीं है मैम। पहले अपना डेटा खुद से तो चेक कर लिया कीजिए कि आप लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या लेना चाहती है। फारूक साहब को कश्मीरियों का हाथ कहां से नहीं है ये कहना ही क्यों पड़ गया? ये भी आपसे सवाल है, जवाब नहीं दिया। राजीव जेटली, क्लोजिंग कमेंट आपका प्लीज, 30 सेकेंड्स। मैं अदिति केवल इतनी बात बोलना चाहता हूं, अब बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है, कश्मीर के अंदर कश्मीरी आतंकवादी नहीं है।
कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को खाद देने वाले जो लोग बैठे हैं वो वही की राजनीतिक पार्टियां हैं, तो एक्शन लीजिए वही की राजनीतिक पार्टियां। बिल्कुल, क्यों नहीं ले रहे हैं? हमने तो एक्शन लिया उनके ऊपर और आगे भी एक्शन लिया जाएगा। जिनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तो व्यक्ति मेरे कश्मीर को बर्बाद करना चाहता है, उसको बर्बाद कर देना चाहिए। क्या ये बात कह सकते हैं खुल करके? क्या फारूक अब्दुल्ला बोलेंगे? क्या महबूबा मुफ्ती बोलेंगे कि मेरे कश्मीर को बर्बाद करने वाले को आवाज देने का कोई अधिकार नहीं है? आप बोलेंगे आतंकियों के खिलाफ? आप बोलेंगे जिन्होंने एमएल बिंद्रू को मारा, वीरेंद्र पासवान को मारा, सुपिंदर कौर को मारा, दीपक चंद को मारा, अरविंद शाह को मारा? कौन है वो लोग? जिन लोगों ने, ये नहीं मुझे पता, ये पता आपको होना चाहिए, जिनने मारा वो गलत है और वो गलत लोग हैं। कौन है गलत लोग? निशानदेही आपके हिसाब से वो आतंकी हैं या नहीं है? मैं कहता हूं आतंकी है, वो गवर्नमेंट को ढूंढने चाहिए, मुझे नहीं ढूंढने। नहीं, ढूंढने की जिम्मेदारी नहीं कह रहे हैं, जो है इसकी ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। हमारी क्या जाहिर तौर पर जिम्मेदारी है? ये तो एजेंसीज का काम है, गवर्नमेंट जाहिर तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, जेएनके पुलिस का काम है। लेकिन कम से कम उन्हें जस्टिफिकेशन, अपने एक्ट्स ऑफ टेरर के लिए जस्टिफिकेशन वाली जमीन देना बंद कर दीजिए सर। बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जेटली, जनरल कुलकर्णी, मास्टर तसद्दुक हुसैन, नीलोफर मसूद, गजेंद्र साखला और आसिफ रमीज दाऊद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.